स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लिंग संबंधी सिद्धांत, यानी कि हम कहेंगे थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर थ्योरीज। ये रहेगा कि जेंडर क्या है, जेंडर थ्योरीज क्या है, सोशलाइजेशन जो थ्योरीज हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर थ्योरीज, लिंग संबंधी सिद्धांत। जब बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो वो सिर्फ रक्त मांस हड्डी का एक जीवित पुतला मात्र होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय ना तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और ना ही कोई समाज विरोधी गुण होता है। और धीरे धीरे समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वो ऐसा व्यवहार करता है, और व्यवहार करते करते ही वो व्यवहार का जो अन्य सदस्य जैसा बिहेव करते हैं उसी तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देता है। यानी कि हम कहेंगे जब बच्चा जन्म लेता है उसे अच्छा बुरा उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। क्या समाज है, क्या सामाजिक गुण होते हैं, क्या समाज विरोधी गुण होते हैं, उसके बारे में वो अनभिज्ञ होता है। उसे कोई नॉलेज, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो समाज में पलता है, उसका विकास होता है, उस संस्कृति में, कल्चर में उसको अडॉप्ट करता है, वहाँ की जो ट्रेडिशंस है, वहाँ पे जो बिहेवियर है, और इन सब के बीच में वो ऐसे व्यवहार करने लग जाता है जैसा कि वो देखता है। यानी कि समाज के जो अन्य सदस्य हैं उनके व्यवहार को देख के ठीक वैसे ही वो करना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाजीकरण है, यानी कि जो ये प्रोसेस है, कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, उसे ही सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कि कोई व्यक्ति है, जन्म के समय वो बिल्कुल एक जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है, बायोलॉजिकल जो उसके वर्चुअल्स हैं उसके साथ जन्म लेता है, लेकिन समाज में रहकर, समाज के मूल्यों को अपनाकर, समाज की संस्कृति को अपनाकर उसमें वो बन ढल जाता है, उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि जो समाजीकरण है वो है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर करने जा रहे हैं, तो समाजीकरण का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एक सोशल प्रोसेस है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से कोई भी जो बच्चा होता है, शिशु होता है, जिसे हम इन्फेंट कहते हैं, वो एक अडल्ट के रूप में, एक व्यस्क के रूप में काम करना शुरू कर देता है। और एक जो बच्चे के समय, जो जन्म के समय कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ एबिलिटीज होती हैं, वो धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं और वो एक व्यस्क का रूप ले लेता है। साथ ही साथ वो उस समाज में रहकर, उस सोसाइटी में रहकर बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारे व्यवहार सीखता है, समस्याओं का समाधान भी सीखता है, यानी कि एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। और जब एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, वो संतुलन बनाना सीख जाता है, तो इसी प्रकार से वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो ये किसी का माइक म्यूट नहीं है बेटा, अपना म्यूट कीजिए इसको, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। तो हम कह सकते हैं समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जो बच्चा है वो जन्म से लेकर उस समाज में व्यस्त होने तक बहुत सारी चीजें सीखता है, संतुलन सीखता है, समस्याओं का समाधान सीखता है, और उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो हम कहेंगे कि जो सामाजिक है, सामाजिक व्यवहार है, यानी कि जो समाजीकरण है वो सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही कहलाती है। समाजीकरण के द्वारा बच्चा क्या करता है? अपने समाज के रीति रिवाज सीखता है, अपने समाज की परंपराओं के अनुसार व्यवहार करता है, यानी कि जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो परिवार का, समाज का जो उसको व्यवहार दिखता है, बिहेवियर, ठीक उसी प्रकार से वो उस चीज को एडॉप्ट कर लेता है, अपने जीवन का एक अंग बना लेता है और वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। समायोजन भी वहीं से सीखता है। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट करना, संतुलन बनाना विषम और सम दोनों परिस्थितियों में, यानी कि समय अच्छा है या बुरा है, आपको एडजस्ट करके रहना है। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गुणों का विकास भी समाज से ही होता है। सामाजिक गुण क्या होते हैं? जैसे दया है, सहानुभूति है, प्रेम है, सहयोग है, ये हमारे क्या है? हमारे जो सोशल वैल्यूज है, यानी सामाजिक गुण। इसके साथ ही जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में, अपनी मतलब उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो भी समाज के द्वारा, यानी कि समाजीकरण जो प्रोसेस है उसके द्वारा ही सीखता है। अब यदि हम बात करें कि डेफिनेशन क्या हो सकती है सोशलाइजेशन की, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की परिभाषा,
तो जॉनसन के अनुसार हम कहेंगे समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह सीखना होता है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाता है। अर्थात सबसे पहले तो सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसे हम कहेंगे कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और जिससे एक बच्चा, एक व्यक्ति वो सीखता है जो उसको जो जेंडर रोल्स है यानी कि जो सोशल उसके रोल्स हैं, सामाजिक भूमिका है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मुझे अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी है, ये सारी क्या है, ये आपकी सोशल रोल्स है यानी सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा सीखता है और अपनी जो उसके निभाने योग्य भूमिकाएं हैं वो करता है। यदि हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे रोज के अनुसार समाजीकरण सहयोगी में हम की भावना को उत्पन्न करता है। मैं मतलब आई, यानी कि सिर्फ मैं नहीं, और साथ ही उनकी क्षमता में वृद्धि और संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास है। देखिए राउस की जो डेफिनेशन उसमें इन्होंने 3 बातों पर फोकस किया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम की भावना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अकेला रहकर अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसे आवश्यकता होती है परिवार की, समाज की, मित्रों की, सगे संबंधियों की। तो इसीलिए हमने इसको क्या, रोज ने क्या कहा है, हम की भावना यानी कि वी, कि जब हम वी की कैटेगरी में आ जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ हम सुख दुख को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने फोकस की है कि जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना। क्षमता मतलब जो आपकी एबिलिटीज हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्या होती है, एबिलिटीज होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उसका विकास कहाँ होगा, उनकी ग्रोथ कहाँ होगी, जब वो समाज में रहेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेगा, जब उसका आदान प्रदान होगा। तीसरी बात कहते हैं संगठित होकर कार्य करने की इच्छा, यानी कि यूनिटी वाली बात कहते हैं कि समाज में, देखिए अगर आप समाज में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो क्या समाज का माहौल शांतिपूर्ण रह पाएगा, शायद कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ रह पाएगा। तो समाज को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है, सहयोग की, यानी जो कॉपरेशन होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, वो होती है संगठित होकर काम करने की इच्छा। आवाज आ रही है प्रियंका? एम आई ऑडिबल प्रियंका? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ओके मैम आ रही है। ओके बेटा। अब देखते हैं हम कि जो सोशलाइजेशन है, अभी हमने उसका अर्थ किया, उसकी परिभाषा की। अब हम देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकती हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो ये हमने सीख लिया है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है यानी कि जो समाजीकरण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में रहकर होने वाली प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। आप अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अकेला किसी जंगल में रह जाए तो क्या वो सोशल प्रोसेस होगी? नहीं, वो सोशल प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना समाज जुड़ा हुआ है, ना समाज में रहने वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो सोशल प्रोसेस कौन सी होगी? जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं, अपना आदान प्रदान करते हैं, अपनी भाषा का, संस्कृति का या विचारों का। तो सबसे पहली विशेषता कह सकते हैं हम निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूअस, कि जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, एक जो सामाजिक प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, बल्कि जब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो हम कहेंगे जो होती है ना, तो मतलब इंटरडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है। कोई भी व्यक्ति अपना विकास अलग रहकर नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसे अपनी नीड्स, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी जरूरतें होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए उसे एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती ही है। साथ ही हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम ना करे, वो सिर्फ अपने कमरे में, अपने घर में कैद हो जाए, और वो क्या वो अपना जीवन यापन कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा, यानी उसको सेल्फ डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होगा? जब वो किसी काम के लिए स्वयं पर निर्भर होगा। जैसे आप हो, आपको खाना चाहिए, आप अपना खाना ले सकते हो, आपको पढ़ना है, आप अपनी बुक्स उठा के पढ़ सकते हो, आपको कोई फॉर्म फिल करना आप कर सकते हो। और दूसरों पर निर्भर कैसे रहोगे? आपको बुक्स चाहिए, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको शॉपकीपर से वो बुक लेनी पड़ेगी। तो वो क्या आ गया? वो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हो गई? एक जो निर्भरता है वो जुड़ जाती है। ये हमारी दूसरी विशेषता हुई।
तीसरी हमारी आ जाती है इंटरेक्शन, यानी कि जिसे हम कहते हैं अंतरक्रिया। अंतरक्रिया क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन? तो हम कहेंगे जब एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी जो वो कहना चाहता है दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को, दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेता है, तो उसे इंटरेक्शन कहते हैं। अब जैसे आपकी और मेरी क्या चल रही है? इंटरेक्शन चल रही है। मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको समझ रहे हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछते हैं मुझसे कि हाँ जी मैम ये मुझे समझ में आ गया और ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये हमारे बीच में जो चल रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज अ इंटरेक्शन प्रोसेस। और ये कहाँ चलेगी? समाज में रहकर ही चलेगी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होंगे, वहां पर ये इंटरेक्शन प्रोसेस चल सकती है। अकेला व्यक्ति अगर कहे कि मेरी इंटरेक्शन हो रही है अपने आप से, तो उसे हम टोटली इंटरेक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की प्रक्रिया। एक जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि वो जब वयस्क होता है या फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, तब तक कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है। ये कई बार हम सोचते नहीं मेरी तो एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मुझे तो सब कुछ आ गया है और मेरे को अब आगे जरूरत नहीं है, तो वो कहना दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, हमारी सारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, सारी डिग्रियां हमें मिल चुकी थी, लेकिन आज इस कोरोना के कारण ऑनलाइन जो हमें नहीं आता था, ऑनलाइन हमें क्लासेस लेनी नहीं आती थी, वो हमने आज सीखी है, इस टाइम पे सीखी है। तो ये क्या है? यानी कि एक लर्निंग प्रोसेस है जो हमेशा ही चलती रहेगी। तो हम कहेंगे समाजीकरण में व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसके विचार है, वो निरंतर बदलते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं समाज से पूरी उम्र जब तक वो जीवित है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए इसको एक प्रोसेस कही जाती है। कौन सी प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परंपरा एवं रीति रिवाज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये भी सोशलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को बहुत ही प्रिय होती है, यानी वो उसको लाइक करता है। अगर मैं आपको कहूँ, क्या हम दिवाली नहीं मनाते हैं? क्या हम होली सेलिब्रेट नहीं करते हैं? या कोई अगर मुस्लिम है तो क्या वो ईद नहीं मनाता है? ये भी क्या है? ये भी हमारी ट्रेडिशंस है, यानी हमारी कस्टम्स है। कि क्या तो कहेंगे कि जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट होती है, समाज का एक हिस्सा होती है, जिसके द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे की संस्कृति के साथ हमारा एक्सचेंज चलता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो परंपरा और रीति रिवाज है वो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सामाजिक कार्यों में भाग लेना। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो किसी भी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहता। अगर मैं आपसे ही पूछूं, क्या आप किसी बर्थडे पार्टी पे जाना पसंद नहीं करते? क्या आप मैरिज में जाना पसंद नहीं करते? क्या आपको कॉलेज जाना पसंद नहीं है? या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमना पसंद नहीं है? या फैमिली के साथ आप कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, किसी फेस्टिवल में शामिल होते हैं? तो ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी क्या है? जो हमारे सोशल वर्क है, यानी कि जो सोशल फंक्शंस हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम खुश होकर भाग लेते हैं और यही सोशलाइजेशन है। यानी कि जब समाज होगा, समाज में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो इस तरह के कार्य होंगे और कहीं ना कहीं हम हर व्यक्ति वो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ वो सुख और दुख में शामिल होना ही सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। नेक्स्ट है हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम संतुलन बनाना सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, समस्याओं का समाधान हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये कैसी है? लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होती है? जो किसी एक राज्य, किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो होती है उसे हम कहते हैं सार्वभौमिकता। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, यानी कि जो समाजीकरण है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। ऐसा नहीं है जो समाज है, यानी कि समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह जो संगठित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे की भावना से रहता है, उसे हम सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। तो क्या ये समाज सिर्फ भारत में देखने को मिलता है? अमेरिका में नहीं है? क्या ये चीन में नहीं है? अगर मैं कहूँ, क्या ये यूएसएसआर में नहीं है? यूके में नहीं है? यानी कि ये प्रत्येक देश में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी सार्वभौमिक ये प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स
थ्योरीज ऑफ जेंडर। जो लिंग संबंधी सिद्धांत है समाजीकरण के, वो 3 प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा लिंग संबंधी समाजीकरण सिद्धांत, सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। सेकंड इज लिंग अंतर सिद्धांत, जेंडर डिफरेंस थ्योरी। थर्ड इज लिंग की सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ जेंडर। यदि हम पहले सिद्धांत की बात करें, लिंग संबंधी समाजीकरण सिद्धांत, देखिए हमें लिंग का अर्थ पता है, ठीक है। लिंग का क्या है कि जब बहुत सारे आधार जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, इन आधारों पर जब महिला और पुरुष में अंतर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जेंडर कहा जाता है। अभी हमने समाजीकरण देखा कि समाजीकरण क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति, परिवार भी समाज में आता है, रिश्तेदार भी समाज में आते हैं, आपका कॉलेज भी समाज में आता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी समाज में आता है, पूरा देश समाज में आता है, पूरा विश्व समाज में आता है। समाजीकरण की हमने परिभाषा भी की। तो इन दोनों को मिक्स करके हम देखेंगे कि समाजीकरण जो है, सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, वो जेंडर को कैसे इफेक्ट करती है, यानी कैसे उसको प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो एक बच्चा होता है, जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जब उनका विकास होता है, तो जो जेंडर रिगार्डिंग कुछ स्टेरियोटाइप्स यानी जेंडर रिगार्डिंग कुछ रूढ़ियां होती हैं, ठीक है। जो रूढ़ियां होती हैं यानी आपकी परंपराएं हो सकती हैं, ट्रेडिशंस हो सकती हैं, उन्हें हम स्टेरियोटाइप्स कहते हैं, रूढ़ियां कहते हैं। और जब इन रूढ़ियों के अनुसार, जो ये रूढ़ियां होती है इनके अनुसार जो जेंडर रोल फिक्स किए जाते हैं, जैसे हमें क्या क्या कहा जाता है, कई बार आपने देखा होगा, इसका मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई बच्चा घर में खेल रहा है और अगर वो लड़का है और वो रो देता है तो उसको क्या कहा जाता है, तू क्यों रो रहा है, तू तो एक लड़का है, लड़कियां रोती, लड़कियां तो कमजोर होती। यानी कि ये उसको कहाँ सिखाई जा रही है, ये बात उसको परिवार में सिखाई जा रही है। और कल को इन फ्यूचर जब भी, तो उसके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी, ठीक है। और अब आ जाता है जेंडर रोल के साथ। रूडियो का हमने एग्जाम्पल लिया जेंडर रोल में, कि जब इन फ्यूचर वो कभी भी ऐसा इंसिडेंट देखता है वो बच्चा, और वो सेम उसी बात को रिपीट करता है पेरेंट्स द्वारा कही बात को, कि मैं नहीं रहूंगा।